चलो जी शुरू करते हैं। आ जाओ। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। वहां पे हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम कैसे करती है। उसको समझने से पहले तो तुम्हें ना 3-4 बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो है कायरल कार्बन, ठीक है। अब शायद तुमने कायरल कार्बन पढ़ रखा हो, शायद ना पढ़ रखा हो, मैं उस बात पर जा ही नहीं रहा, ठीक है। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के लिए तुम्हें जितने की जरूरत है मैं उतना बता देता हूं, है ना। जरा यहाँ पे ध्यान दो। तो कोई भी ऐसा कार्बन, ठीक है, तुम्हें पता है कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं, अब बाहर ना ऐसे आवाज वासी आ रही है, कुत्ते कुत्ते भौंक रहे हैं और सब्जी वब्जी वाले भी जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा ही चलता रहता है, बाहर का डिस्टर्बेंस है यार, क्या कर सकते हैं, है ना। बट शायद बाहर कुत्तों की लड़ाई हो गई, एनीवेज जंग हो गई, कोई बात नहीं, हो जाओ यार, बंद हो जल्दी। ठीक है। तो कोई भी ऐसा कार्बन, मैं यहाँ पे ना ये चेक कर रहा हूँ कि जो मैं हमारा वॉइस रिकॉर्डर चल रहा है वो ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ना साउंड मीटर लगा हुआ, तो उसमें ना नीडल सही हिल रही है, तो मैं देख रहा था बाहर की नॉइज आ रही नहीं आ रही। एनीवेज आ जाओ। तो बात कर रहे हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक कायरल कार्बन होता क्या है। तो देखो, हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, राइट। तो हम 4 बॉन्ड बना लो, ठीक है जी। तो कोई भी ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, एक बात समझ रहे हो, कोई भी ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, उस कार्बन को हम रेफर करते हैं एज कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के पास एक ऐसा स्टार या नोट बना देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि ये कायरल कार्बन है। ये बात समझ में आती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो ये हमारा कार्बन है, ठीक है। इसके एक तरफ तो लगा है H, एक तरफ लगा है कोई R ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मान लो लग गया OH ग्रुप और यहाँ पे लग गया C2H5। इस वाले R ग्रुप को मैं मान लेता हूँ CH3। तो तुम देख सकते हो ये वाला जो कार्बन है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तुम ये देख सकते हो ये वाला जो कार्बन है, इसके जो चारों के चारों ग्रुप हैं, ठीक है, वो 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप से सेटिस्फाइड है। इसकी जो वैलेंसी है, यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन समझ में आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कायरल कार्बन के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने में काम आने वाला है, वो है हमारा PPL, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये फिजिक्स वाले टर्म्स लग रहे हैं, ये केमिस्ट्री में कहां से आ गए। तो थोड़ा समझ लो, जरूरी है ना, वरना मैं बताता भी नहीं। देखो क्या होता है, बाहर से जो लाइट आती है, ठीक है, उसके जो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डालोगे, लाइट वेक्टर जब आप डालते हो, तो बेसिकली वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में उसके वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक ऐसी लाइट जिसके हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट वेक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम एक अनपोलराइज्ड लाइट। ये बात समझ में आ रही है। ओके, आगे देखो। तो जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट का वेक्टर सिर्फ एक पॉसिबल डायरेक्शन में रह जाए, उसके जो लाइट वेक्टर है वो सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में रह जाए, ठीक है, एक डिवाइस की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइट जिसके वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और वो डिवाइस जो एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं पोलराइजर। आई होप इतना भी समझ में आता होगा, ठीक है। नाउ एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन रोटेट a PPL, that means plane polarized light, either in clockwise और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब एक बात समझो बेसिक सी, तो जो हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वो क्या कर सकता है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, ठीक है, या तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या फिर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तुम देखो ना ये ऐसे था, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, तो या तो वो उसको ऐसे घुमा देगा क्लॉकवाइज, वरना वो उसको ऐसे घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इनको हम बोलते हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म, ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, ठीक। इतना तो मैं समझ में आता होगा। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर चलो
हमें अनपोलराइज लाइट क्या है समझ में आता है, पोलराइज लाइट क्या होती है समझ में आता है, पोलराइजर का काम क्या होता है ये समझ में आता है। हमें ये भी समझ में आता है कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। इतना तो हमें समझ में आता है, बट क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चले कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए मैं तुम्हें आंसर देना चाहूंगा। इससे पहले तुमने कायरल कार्बन पढ़ा था, तो वो जो कायरल कार्बन था वो इसी काम के लिए था, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बात समझ रहे हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अब थोड़ा आगे के चैप्टर्स में अगर हमारे पास आगे वाले चैप्टर होते हैं पॉलीमर वगैरह, वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी का बहुत काम आता है, ठीक है। वहां पे हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह वगैरह। यहाँ पे तुम्हें इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेसिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तुम्हें बस इतना आइडेंटिफाई करना है, बेसिक क्वेश्चंस के लेवल पे बता रहा हूं। अगर तुम्हें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लो कि वहां पे कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, तो तुम उससे पता लग सकते हो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिविटी ज्यादा अच्छे से हम मेजर करना सीखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, बट फिलहाल यहाँ पे जितनी जरूरत है उतना मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो जब हम कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो ग्रुप तो होते हैं सेम प्लेन में, दो ग्रुप तो होते हैं सेम प्लेन में जो हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पर बाकी के जो दो ग्रुप्स हैं, एक तो होता है इनसाइड द प्लेन और एक होता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो जो टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर होता है, मतलब जो पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ होता है, उसको हम इन डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिखाता है कि ये वाला जो ग्रुप लोकेटेड है वो ग्रुप के मतलब प्लेन के अंदर की तरफ है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई ग्रुप मान लो जैसे C2H5 मान लो, ठीक है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है ये प्लेन के बाहर की तरफ है। अगर ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है तो ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला ग्रुप हो गया, तो ये जो है ये बाहर वाला है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे OH मान, ठीक है। तो अब एक ऐसा कार्बन जिसके चार अलग अलग टाइप के ग्रुप है उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। कोई भी कंपाउंड जिसके पास आप कायरल कार्बन होगा, ठीक है, वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माना जाएगा, समझ में आता है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, कुछ कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है हमें रिवाइज कराने, इसलिए मैं बस करवा रहा हूँ, है ना, ताकि जैसा जब तुम घर बैठे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, बस और कुछ बात नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो तरह की रिएक्शन मिलेंगी, एक होगी SN1 और एक होगी SN2, ठीक है। पहले हम SN2 की बात करेंगे, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हें आगे चल के समझ आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, मैं बता दूंगा कि हमने ऐसा क्यों करा, पर पहले हम शुरुआत करेंगे SN2 से, जिसे हम बोलते हैं बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, नाम पढ़ो जरा, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन। देखो बायोमोलिक्यूलर का तो आई एम नॉट श्योर कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियोफिलिक भी छोड़ो, सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ रहा होगा ना। सब्स्टिट्यूशन वर्ड तो बड़ा बेसिक सा है। अरे जैसे मान लो क्या होता है, तुम्हारी कोई टीचर एब्सेंट हो गई तो उसकी जगह कोई दूसरी टीचर नहीं आ जाती है क्लास में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट टीचर कौन है, सिंपल। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो थोड़ा सा अगर तुम्हें डिटेल में न्यूक्लियोफाइल बताना चाहूं तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियस, न्यूक्लियो वर्ड का मीनिंग है न्यूक्लियस, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। और फिलिक वर्ड का मीनिंग होता है लविंग, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको न्यूक्लियस से प्यार होता है, न्यूक्लियस से मोहब्बत होती है भाई। मतलब क्यों भाई, अपोजिट अट्रैक्ट ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये खुद कैसे होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, तो तुम्हें पता है ये किसी तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, सिंपल सी बात है। तो कोई भी ऐसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम रेफर करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं, हमारे हेलो एल्केन्स में ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है जो कि होता है हमारा हेलोजन। इतनी सी बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो हमारा हेलोजन है ये रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जब एक न्यूक्लियोफाइल को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस कर दे
तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ द टर्म इज बायोमोलिकुलर। भैया ये बायोमोलिकुलर का क्या मतलब है? देखो तुमने पिछली बार चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे जो हमारे रिएक्शन का रेट है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज थी ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, तो तुम्हें वहां पे सीखा था कि रिएक्शन को जो रेट है वो मल्टीपल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, पर सबसे ज्यादा वो जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर वो सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, और अगर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। तो एक बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेसिकली मोलिकुलैरिटी, यानी कि अगर कंपाउंड में कितनी स्पीशीज है, दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज, दोनों पे रेट डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गई बायोमोलिक्यूलर। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका रेट है वो आपके हेलो एल्केन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। राइट, बिल्कुल सही चुना। यहाँ पे जो रेट है वो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे रिएक्टेंट यानी कि हेलो एल्केन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी रेट डिपेंड करेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो मैं अब ठीक से समझाता हूं। तो देखो बायोमोलिक्यूलर है पर ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इस बात को ध्यान रखना, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है भाई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली और जरूरी बात यहाँ पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली तुम्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में देखने के लिए मिलती है। तो मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कंसीडर कर लेता हूँ, जहां पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या, जहां पे कायरल कार्बन हो, तो मैं कोई कायरल कार्बन ले लेता हूँ। देखो इसकी एक पोजीशन पे तो मेरा न्यूक्लियोफाइल फिक्स होना है, ये लो जी मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, राइट। एक पोजीशन पे मेरा क्या लगा हुआ होगा, हमारा हेलोजन मान लो कोई, ठीक है, मतलब हेलोजन तो सॉरी लगा दिया, यहाँ पे ले लेते हैं हम CH3, ठीक है। इधर की पोजीशन पे हो जाएगा मेरा C2H5, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा H। अब क्या करते हैं, अब इनको ना थोड़ा ठीक से कर देते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा एक तो ये होगा जो आउट ऑफ द प्लेन है, और एक होगा इनसाइड द प्लेन, यानी कि Cl हेलोजन मेरा, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नाउ एक बात हमेशा ध्यान रखना, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कौन इन्वॉल्व होता है जी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट में तो मैं दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई होगी, ले लेना वहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जरा यहाँ ध्यान दो। अब एक बात जरा खुद गौर करना है, ये जो हमारा हेलोजन है ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इस केस में क्या हो रहा है भाई, यहां पे से अगर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करने की कोशिश करेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल, यहां पे फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिजल्ट्स इन रिपल्शन। भैया दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तुम जैसे दो ताकतवर भिड़ेंगे तो क्या ही रिजल्ट आना है, कुछ नहीं आना, दोनों ही बराबर की ताकत के अगर हो, ठीक है। तो फ्रंट अटैक तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है भाई, वो पीछे से बैक अटैक करता है। क्या करता है? पीछे से बैक अटैक। कैसे कर सकता है मैं बताता हूं, तुम खुद देखो। ये जो Cl है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और थोड़ा बहुत नहीं, हेलोजन है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये क्या कर सकता है भाई, ऑटोमेटिकली ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपने ऊपर शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर होगा और इस हेलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर होगा, जिसका फायदा उठाते हुए दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो कि न्यूक्लियस की तलाश में भटक रहा है कि कोई इसके इलेक्ट्रॉन ले ले, ये इस पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर देखेगा और उसके पास जाकर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये जाएगा बैक अटैक करेगा, बैक अटैक की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब यहाँ पे होगा एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होगा भाई। यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप ही है, ठीक है, दो स्टेप नहीं है। यहाँ पे इंटरमीडिएट जब भी बनता है तो उसे स्टेप नहीं कंसिडर किया जाता। इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे ये आपका कार्बन कायरल कार्बन एज इट इज रहेगा, ऊपर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा C2H5 है, ठीक है, ये हमारा C2H5 इधर आ गया, और यहाँ पे मेरा क्या था CH3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहां ये वाला जो क्लोरीन वाला बॉन्ड था ये तो मेरा टूट रहा होगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जो इधर से मेरा ये जो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्डिंग थी, ठीक है, इधर से न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गया होगा और इधर से ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है। ये होता है मेरा इंटरमीडिएट, ये क्या होता है मेरा इंटरमीडिएट,
जैसे ही मेरा इंटरमीडिएट बना, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा और फिर क्या बचेगा, न्यूक्लियोफाइल बचेगा। न्यूक्लियोफाइल आगे भैया अपना जुड़ जाएगा, वो वाला इलेक्ट्रो मतलब वो वाला मेरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, जो क्लोरीन वाला था, काम खत्म, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो तुम देखो ये मेरा आ गया कार्बन, ये मेरा आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया मेरा न्यूक्लियोफाइल जो आगे बॉन्ड हुआ, ठीक है। ये जो C2H5 था ये घूम के उधर चला गया, ये घूम के उधर चला गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे रख लेता हूं और इसको तुम मान लो अंदर की तरफ था ये, ठीक है। तो ये घूम के पीछे से इधर आ गया, ये लो जी, ये आ गया मेरा C2H5 और ये आ गया मेरा सॉलिड यहाँ पे CH3, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो ये बाहर ही था, ये सेम प्लेन में ही था, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये वाला ना C2H5 था ये अंदर की तरफ था, अगर ये मेरी ऐसे पूरी बॉन्डिंग है तो ये वाला जो C2H5 था ये अंदर की तरफ था। अब जैसे इधर से न्यूक्लियोफाइल आना शुरू हुआ तो न्यूक्लियोफाइल के रिपल्शन की वजह से ये घूम के बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होता है ना, पता है ना, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, घूम के पीछे से इधर की तरफ आ गया, ये घूम के पीछे से ऐसे इधर की तरफ आ गया, दिख रहा है। जो CH3 इधर हुआ करता था ये भी सरक के उधर चला गया, मतलब इधर वाले सारे घूम के उधर चले गए और उधर का न्यूक्लियोफाइल घूम के इधर आ गया, तो सब्स्टिट्यूट हुआ, पुराने वाला न्यूक्लियोफाइल चला गया, नए वाला न्यूक्लियोफाइल आगे लग गया, यहाँ पे तुम्हारा कंपाउंड तैयार हो गया। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो क्या ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेज नहीं लग रहा, ठीक है, मतलब इसका उल्टा ही तो हो गया। तो SN2 यानी कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसका उल्टा बनता है, जिसकी वजह से हम उसको रेफर करते हैं एज इन्वर्जन। क्या रेफर करते हैं भाई, इन्वर्जन। ये बात समझ में आती है, इसमें कोई डाउट, आई एम नॉट श्योर, डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता देना भाई। बट आई गेस मैंने काफी अच्छे तरीके से और बहुत सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे इंटरमीडिएट बन रहा है, क्यों फ्रंट अटैक हो रहा है, क्यों बैक अटैक हो रहा है, क्यों फ्रंट अटैक नहीं हो पा रहा है, क्यों सिर्फ और सिर्फ बैक अटैक पॉसिबल है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, रिपल्शन होता है, इन्वर्जन बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ हैलोजन, ठीक है, तो सबसे फास्ट होगा I के लिए, सबसे फास्ट होगा I के लिए, ठीक है। सबसे स्लो किसके लिए होगा भाई, फ्लोरीन के लिए, सबसे स्लो होगा फ्लोरीन के लिए, फिर उससे थोड़ा फास्ट होगा क्लोरीन के लिए, फिर उससे थोड़ा फास्ट होगा Br के लिए, और सबसे तेज होगा I के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेट की, ठीक है। सबसे स्लो है फ्लोरीन के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो टूटने में बहुत टाइम लगाएगा। आई जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, फटाफट से टूट जाएगा और फटाफट निकलेगा, तो फटाफट नया वाला न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। अगर हम बात करें कार्बन की डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी 1 डिग्री के लिए, फिर उससे स्लो हो जाएगी 2 डिग्री के लिए, और फिर सबसे स्लो होगी 3 डिग्री के लिए। क्यों भाई, बेसिक सी बात है ना, तुम खुद दिमाग लगाओ भाई, क्या है जो रिएक्शन है वो सबसे तेज किसके लिए होगी, 1 डिग्री, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, ठीक है, उसको घूम के जाने में टाइम लगता है ना। अगर 1 डिग्री का कार्बन है तो उसे भीड़ की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो तो फटा देसी अपना न्यूक्लियोफाइल लगा लेगा, बंदे घुमाने की जरूरत नहीं है ना उसे, क्योंकि वरना इन सबको घुमाओ वहां तक लेके जाओ, ऐसे ड्रामा होता है, समझ में आता है। चलो ये था हमारा बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप तुम सबको समझ आया होगा, आई होप। इसके बाद हम अगले पार्ट में कवर अप करेंगे SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, है ना, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, हर साल रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पेपर में तुम उठाकर देख लो, सैंपल पेपर उठा के देख लो, कोई भी बुक उठाकर देख लो, हर जगह पर अनसोल्ड पेपर्स उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ, सब जगह पर तुमको इसी के 50 तरीके क्वेश्चन मिलते हैं, बस घुमा घुमा कर, ठीक है। आई होप तुम्हारा ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं तुमसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।